नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो क्रूड पाम क्या पोस्टपोन हो गया प्लान, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो और ये खबर, आप ये समझिए कि आप ऑयल मार्केट की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी डिबेट देखने जा रहे हैं। बड़ी खबर उस लिहाज से, खबर क्या है पहले आप खबर को समझिए और खबर को समझाएंगे और इस पर हम अगले आधे घंटे तक डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, आपके किचन पर क्या इम्पैक्ट होगा, तेल कीमतें क्या कम होंगी बढ़ेंगी, इस पर हम बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संदीप भान साहब जो कि CEO हैं HD गुथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग के, संदीप बजोरिया साहब हैं CEO हैं सनविन ग्रुप के, और हमारे साथ भावना शाह हैं VP हैं IBPA की, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता है ED हैं SCA के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और ये खबर, ये शो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज की खबर क्या है और किस खबर पे हम डिबेट कर रहे हैं। खबर यह है कि इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल का उत्पादक देश है, इंडोनेशिया से खबर ये आई है कि इंडोनेशिया शायद जो B50 का मैंडेट है, जो B50 का प्रोग्राम प्रॉमिस किया था पहले, उसको शायद कैंसिल कर देगी। वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के एक मिनिस्टर का ये बयान है कि B50 का प्रोग्राम इस बात पे डिपेंड करेगा कि कच्चा तेल और पाम तेल के बीच का प्राइस डिफरेंस क्या होगा। पहले ये ऐलान हुआ था इंडोनेशिया की तरफ से कि 2026 के सेकेंड हाफ से B50 इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि B50 आखिर है क्या। B50 का मतलब ये हुआ कि बायोडीजल में 50% क्रूड पाम तेल ब्लेंड यानी मिलाने का प्लान था। और इस खबर के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में टाइटनेस आई थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को ये लगा था कि इंडोनेशिया चूँकि सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब अगर B50 का प्रोग्राम इंडोनेशिया ही चलाएगा तो इंडोनेशिया की अपनी खपत बढ़ जाएगी पाम तेल की, लिहाजा ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की सप्लाई कम होगी और प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे और सप्लाई में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। लेकिन अब अगर इंडोनेशिया ये प्लान बदलता है आने वाले वक्त में, तो क्या इससे ग्लोबल मार्केट में इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पहला सवाल। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या दाम कम होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि भारत चूँकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है पाम तेल का, और वो भी इंडोनेशिया और मलेशिया से, तो क्या भारत के पाम तेल के मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पाम तेल की सप्लाई बढ़ेगी, दाम कम होंगे, और इसका एक ओवरऑल जो पूरा एक ग्लोबल बायोडीजल पॉलिसी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर मेहता आपसे होगा। सर, आज आपने एक रिपोर्ट भी जारी की जिसमें पाम तेल का इंपोर्ट काफ़ी घटा है, और आप देखिए उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ गई है पाम तेल को लेकर। क्या आपको लगता है कि वाकई इंडोनेशिया ने मन बना लिया है कि B50 पे भी नहीं जाना है? वो तो पता नहीं कि मैं बना लिया कि नहीं। अगर B50 की जगह अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ओवरऑल सप्लाई फॉर फूड विल इंक्रीज एंड दैट विल ब्रिंग ए प्रेशर ऑन द प्राइस। तो प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि जहां जितना कंजम्पशन है वो तो इंडोनेशिया कंज्यूम करेगी, बाकी जो सरप्लस जो 2 या 3 मिलियन तेल मिलेंगे वो तो एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो एक सेंटिमेंट थोड़ा चेंज भी होगा और मार्केट उसे एक्सेप्ट करे और प्राइस कैन गो डाउन टू लेटर बिट। ये पॉजिटिव न्यूज है प्राइस के लिए। प्राइस ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगी, हकीकत है। क्योंकि आज भी देखो B10 B15 में 30 जो के क्यों किया था, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द पाम ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड देयरबाय कीप द प्राइस ऑन द हायर साइड। अगर B50 के मुताबिक आज मार्केट चली है, अगर B50 की जगह B40 होगा या फिर से अगर 6 महीना 1 साल डिफर कर दिया तो डेफिनेटली उसके प्राइस पे प्रेशर आएगा, प्राइस कैन गो डाउन लिटिल बिट। ऑफ कोर्स संदीप भान इज देयर, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर आल्सो, आई थिंक ही कैन थ्रो मच मोर बेटर लाइट देन मी। चलिए, आपने टॉस कर दिया भान साहब पे, तो भान साहब के पास चलते हैं। संदीप भान जी, अब आप बताइए सर, आप तो पाम ऑयल के मार्केट पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि इंडोनेशिया प्लान कैंसिल करने जा रहा है या कोई और स्ट्रेटेजी है इस बयान के पीछे? देखिए, अभी तक जो है कि अभी तो एक अनाउंसमेंट, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी कोई अभी है नहीं। अगर इस अनाउंसमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि ये करीब करीब 5 मिलियन टन का
सीपीओ जो बायोफ्यूल में जाने वाला था वो वापस फूड सप्लाई में आएगा। अब इसका काउंटर ये हो सकता है कि जो इंडोनेशिया में अभी लैंड का जो इन्होंने 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स का करीब लैंड जो इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, उसकी प्रोडक्टिविटीज में क्या कुछ कमी आएगी, वो कमी इस भरपाई को पूरी करेगी, ये आने वाले महीने ही बता पाएंगे। एज ऑफ टुडे इमीडिएट मंथ्स में, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में इसका कोई मेजर इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सोयाबीन ऑयल अभी $100 के आसपास एक्सपेंसिव है, सनफ्लावर ऑयल $300 एक्सपेंसिव है पाम ऑयल से, तो पाम ऑयल को अपना सपोर्ट बिल्कुल मिलते जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया की तरफ से एवरी डे इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बाइंग कंटिन्यूस आ रही है। नहीं, वो तो ठीक है सर, बाइंग कंटिन्यू आ रही है, लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर मेहता बता रहे थे, और जैसा कि ये बहुत बड़ी खबर थी, जब ये खबर आई थी, जब इंडोनेशिया ने ये ऐलान किया था कि B50 पर हम शिफ्ट होंगे, तो उस वक्त मार्केट में बहुत खलबली मची थी। लेकिन अब अगर सडनली इंडोनेशिया की तरफ से इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं, तो इसका ऑयल मार्केट के लिहाज से इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होती है ऑयल ट्रेडर की। और इस बात को संदीप बजोरिया जिसे बेहतर कौन समझ सकता है, जो कि दुनिया भर के तेल को इधर से उधर करते हैं और इधर से उधर करते हैं, मतलब पूरे शिपमेंट पे नज़र रखते हैं कि कहाँ से तेल कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो बजोरिया जी, अब आप बताइए सर कि इस बयान का हम क्या मतलब समझें, क्या भारत के लिए इस खबर का की क्या अहमियत है, क्या हमारे लिए पाम तेल को लेकर अच्छे दिन आने वाले हैं, सस्ता तेल मिलेगा, ज़्यादा तेल मिलेगा? मृत्युंजय जी, पहले तो आपने 2026 के शुरुआत में अच्छा पैनल गठित किया है। 2 संदीप है, एक डॉक्टर मेहता और एक भावना है। एक मार्केट की भावना को समझने के लिए भावना है। तो आपने अच्छा पैनल गठित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि हम लोग क्या आपस में एक दूसरे से मिले नहीं कुछ दिनों से, तो आपने मिलवा दिया हमको, वो भी अच्छा किया आपने। और देखिए, बात यह है कि ये B50 जो होने वाला था, ये एक्चुअली सेकंड हाफ 2026 में होने वाला था, और वो भी कह रहे थे कि वो B45 टाइप होगा, 50 टाइप नहीं होगा। और उसके लेके लग रहा था मैक्सिमम 10 लाख टन एक्स्ट्रा तेल जो है पाम का, वो बायोडीजल में जाएगा, उतना एक्सपेक्टेशन था। तो अब जब वहां के इंडोनेशिया के इकोनॉमिक मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये सीपीओ की प्राइस और क्रूड की प्राइस को देख के होगा, अभी सिर्फ ट्रायल होगा, और एक्चुअली B50 शायद 26 में ना हो, इसका मतलब 10 लाख टन जो जाने वाला था पाम ऑयल बायोडीजल में, वो नहीं जाएगा। तो फर्क सिर्फ 10 लाख टन का, जहां तक 2026 का सवाल है। तो अब कहने का मतलब ये, जो मेरे दोस्त भाई संदीप भानी ने कहा है कि नियर बाय में पाम सस्ता तेल है, $100 सस्ता है, सोयाबीन ऑयल से $280 सस्ता है, सनफ्लावर से। और पाम की इंडिया में अब डिमांड निकल खुल चुकी है। ठंड का सीजन, अभी आज संक्रांत आ रही है कल, उसके बाद ठंडी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ठंड सीजन कम होने से पाम की डिमांड बढ़ती है, वो एंड उस कारण से अभी ये लेवल पाम अट्रैक्टिव है कीमतों में। और स्टॉक भी 3 मिलियन का, 30-30 लाख टन का स्टॉक है वहाँ, तो वो लोग को भी माल बेचना है, और साथ में इंडिया को भी माल लेना है, वर्ल्ड में दूसरे कंट्री को भी माल लेना है, और पाम मोस्ट कॉम्पिटिटिव ऑयल हो गया है। तो इसके लिए ये चीज का थोड़ा सेटबैक जो है, वो 2026 के सेकंड हाफ में जो कुछ कीमतें बढ़ने की आशा थी, वो नहीं होगा। लेकिन नियर बाय में अब जो कीमतें चल रही है, इससे $10-20 आगे पीछे में चलती रहेगी। माल अच्छी तरह से मिलता रहेगा, माल बिकता रहेगा, और फूड के लिए, कंजम्पशन के लिए पाम ऑयल का टैप जो है वो बना रहेगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो एक्चुअल डिसीजन हुआ, ठीक है, टेम्पररी प्राइस में स्लाइट सेटबैक आता है, लेकिन ऐसे हमारे लिए खुशी की बात है कि ये B40 का B50 नहीं हो रहा है 2026 में। मेहता साहब ने जैसे कहा, तो हमारे लिए फूड के लिए ज्यादा तेल हमारे पास अवेलेबल होगा, और उसके लिए हमारे पास रिफाइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए भी ऑयल हमें ज्यादा मिलेगा। सो हम ओवरऑल इस चीज से खुश है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल भारत के लिए अच्छी खबर है, और इसीलिए आज हम इस खबर पे डिबेट भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडियन ऑयल मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारी जो खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है, आप समझिए इस इक्वेशन को, आप समझिए कि जो हमारी खपत है, जो कंजम्पशन है डबल ऑयल की, उसका करीब 60%, 60% हम इंपोर्ट करते हैं, और उस इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम पाम तेल का करते हैं। उस सबसे ज़्यादा इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम इंडोनेशिया से करते हैं। तो ये खबर बहुत मजबूती से लिंक्ड है इंडोनेशिया से। ऐसे में अगर इंडोनेशिया में कोई पॉलिसी पाम तेल को लेकर बदल रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किचन तक है, आपके किचन पर है। तो आप ये मत समझिए कि हम इंडोनेशिया के तेल पर डिबेट कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आपके किचन में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, हम उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं कि वो तेल
आपके लिए महंगा होगा या सस्ता होगा, तो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छी खबर है, तेल सस्ता होगा। लेकिन चूंकि हमारा दो बड़ा मेजर सोर्स है इंडोनेशिया और मलेशिया के ऑयल मार्केट पर भावना ने बहुत काम किया है। वैसे हमारे जो चारों पैनलिस्ट हैं, तीन से आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ये लोग रेगुलर टीवी पे आते हैं, भावना कम आती हैं, इनको बुलाता भी तो ये कम आती हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन की। तो भावना जी, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से इस खबर का क्या इंपॉर्टेंस है, खास करके पाम तेल की सप्लाई को लेकर। ओके, गुड इवनिंग मिस्टर झा एंड गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड द जेंटलमैन ऑन द पैनल। देखिए, पहले मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है, द डिसीजन टू होल्ड B40 थ्रू 2026, ये ना ही कोई कैंसलेशन है, ना ही कोई ड्यूटी रोल बैक है या पॉलिसी रोल बैक है। इट इज जस्ट अ पॉज, वेरी क्लियरली। अभी पॉज भी नहीं है, अभी तो ऑफिशियली पॉज भी नहीं है, अभी तो ये पॉसिबिलिटी है और ये कंडीशन लगाया गया है कि अगर क्रूड ऑयल और क्रूड पाम ऑयल के प्राइस डिफरेंस को देखकर डिसीजन लिया जाएगा। यस, बट आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन है। हाँ, नहीं, एक ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड इमीडिएट डेवलपमेंट जो सबने शायद आपने मिस की होगी, दैट इज दैट मोर लाइकली इंडोनेशिया इज लाइकली टू इंक्रीज देयर लेवी from 10% to 15%, and because they need fund for funding this whole biodiesel program. So that is even a more bigger headline than what you are talking about B40, B50 right now. तो जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, B40 से B50 की जो अगर बात करें, that was also not supposed to be overnight कि भाई 2026 अनाउंस हुआ and आज से day 1 से we are getting into B50, वो भी gradually होना था। So likely अगर पूरा फैक्टर करें B40 से B50 का, so we're looking at about 1.5 million metric tons. Okay. And be realistically, then it could be anywhere from 1.2 to 1.4 at most. But currently the major issue is that they are looking for funding for this program. So एक बार अगर funding का issue उनका resolve हो जाए, it can be addressed, then very quickly B50 will be back on the table. And Mr. Jha, you must always remember, Indonesia is always a swing factor in global palm oil. Okay. So ये always surprise factors आते रहेंगे वहाँ से. Like Trump. Well, that no comments. But we've always seen that these kind of policy initiatives keep coming. So कभी-कभी market shocks में आ जाते हैं. But this time, जैसे आपने rightly बताया, काफी टाइम से ये चर्चा हो रहा था. So industry had quite factored in. ये kind of it was understood and expected. अगर pause हो गया तो like Mr. Bajoria said, it's good news. There is some relief, and relief is directly to our kitchens. इसका immediate impact तो यही होता है इंडिया के लिए. Household consumption will be not so price sensitive, stable रहेंगे prices. Food service, horeca, bakery demand will be also, in good order. And margin management, packaged foods, etc., they will not face a demand destruction risk. Okay. Because of this. Right. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर मैं आगे बढ़ूं, लेकिन एक सवाल जो भी आपने कहा लेवी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भान साहब मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूं, क्या वाकई एक साथ दोनों खबरों का आना, क्या ये किसी और तीसरी खबर की तरफ हमें ले जाता है कि एक तरफ लेवी बढ़ाने की बात हो रही है इंडोनेशिया में, B50 पर इस तरह के बयान आ रहे हैं, खबर के अंदर की खबर क्या है सर? देखिए, ये तो आज दिन की दो बड़ी मेजर न्यूज थी। जब ये सवेरे न्यूज आई, ये सेम मीडिया की तरफ से कि 10 से 15% का इंक्रीज होगा, 5% इंक्रीज होगा, मार्केट रिएक्ट कर गया और BMD में अच्छी तेजी आ गई, 50-60 पॉइंट्स ऊपर चला गया। फिर दोपहर में जब ये दूसरी न्यूज आ गई कि भाई अब B50 को थोड़ा डिले करा जाएगा, तो मार्केट वो जितना भी गेन किया था उतना तोड़ दिया वापस, और इनफैक्ट 60-70 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया। अब इसमें एक और सिनेरियो है सर, ये अगर इंडोनेशिया ने ड्यूटी बढ़ा दी, इसको 15% कर दिया, उसका मतलब हो जाएगा मोर एंड मोर क्रूड पाम ऑयल विल गो इनटू लोकल रिफाइनिंग। तो रिफाइंड तेल का मिलना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। CPO एक्सपोर्ट का काम उतना ज्यादा नहीं होगा, पर उसका मतलब ये नहीं होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। मलेशिया वो पूरी भरपाई कर देगा, क्योंकि मलेशिया में प्रोडक्शन बहुत ठीक है, स्टॉक्स भी बहुत अच्छे, तो वो जो इंडोनेशिया से CPO का शॉर्टफॉल हो जाएगा, अच्छा, तो वो रिफाइंड की ओर ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, मलेशिया CPO की भरपाई करेगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब आप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में रिफाइंड पाम तेल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, CPO का कम हो जाएगा। अब फिर भारत के लिए क्या होगा, क्योंकि भारत तो चाहता है कि रिफाइंड पाम तेल का इंपोर्ट हम कम करें,
सीपीओ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी वाइब्रेंट है। इस पर मेहता जी का जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब मेहता जी, जो बात अभी भान साहब कह रहे थे कि इंडोनेशिया में रिफाइंड पाम तेल के ऊपर फोकस बढ़ जाएगा, और हमारी पॉलिसी तो है कि रिफाइंड को डिस्करेज करें। मतलब आप लोग डिमांड भी करते रहते हैं कि हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ड्यूटी डिफरेंशियल भी प्रॉपर रहे, ताकि सीपीओ आए और उसको हम रिफाइन यहीं पर करें। तो इससे क्या हमारी पॉलिसी को कुछ बदलना पड़ेगा सर? कोई जरूरत नहीं है। जो अभी ड्यूटी डिफरेंस है, काफी अच्छा प्रोटेक्शन है, और सीपीओ आएगा, रिफाइंड पाम ऑयल नहीं आएगा। जो आज की ड्यूटी डिफरेंस के है, इज नॉट, इट डजंट मेक एनी सेंस टू इंपोर्ट आरबीडी ओनली। ओके, तो मेरे ख्याल से अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, और अपना ज्यादा से ज्यादा सीपीओ आने वाला है। आप देखें आरबीडी ओलिन प्रैक्टिकली बंद हो गया है। अच्छा, और हाँ, हो सकता है कि इंडोनेशिया में ज्यादा आरबीडी ओलिन पैदा होगा तो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ऑल्सो लार्ज इंपोर्ट ऑफ द आरबीडी ओलिन। ऐसे दूसरे काफी कंट्री है जहाँ ओलिन इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो वहां करेंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, यहाँ आरबीडी ओलिन आएगा नहीं, क्योंकि जो अभी ड्यूटी डिफरेंस है वो उसके वजह से काफी प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री को। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसकी गुंजाइश यहाँ बनेगी नहीं। लेकिन बजोरिया जी, आप जरा बताइए सर, अगर मतलब मैं आपसे, चूंकि आप कैलकुलेशन आपके पास बहुत डिटेल में रहता है, अगर ये प्रोग्राम वहाँ कैंसिल होता है तो कितनी सप्लाई बढ़ जाएगी इंडोनेशिया में पाम तेल की, और उस सप्लाई का कितना हिस्सा इंडिया में आ सकता है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि ये जिस तरह से B50 होने वाला था 2026 में, तो उसमें 10 लाख टन सीपीओ जाने की गुंजाइश थी बायोडीजल में, और वो 10 लाख टन नहीं जाएगा। तो वो 10 लाख टन नहीं जाएगा, तो वो 10 लाख में से 5 लाख तो इंडिया में आएगा ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो वैसे मैंने कहा कि ये खबर हमारे लिए पॉजिटिव है और अच्छी खबर है। मैं तो कहता हूँ कि आगे भी जाके इंडोनेशिया जरा इकोनॉमिक्स में विचार करे और इकोनॉमिक्स तरीके से सोचेंगे, तो क्रूड की यदि ये कीमतें 55-60 के बीच में रहेगी, तो ये बायोडीजल बनाना कोई इकोनॉमिकली सेंसिबल प्रपोजिशन नहीं है। इसमें दुनिया भर का लॉस है, और फिर वो लेवी लगा लगा के लॉस रिकवर करो। उसमें इंडोनेशिया का किसान को जो है ना, रियलाइजेशन बहुत कम मिलता है। मलेशिया का जो प्लांटेशन फार्मर है, अच्छा, उसको ज्यादा इनकम हो रही है, और इंडोनेशिया के प्लांटेशन फार्मर को कम इनकम हो रही है, बिकॉज ये बायोडीजल प्रोग्राम चला रहे हैं और इसमें लेवी लगा रहे हैं एक्सपोर्ट पे। तो वो उनको सोचना पड़ेगा। मुझे ख्याल से इंडोनेशिया में भी किसानों की लॉबी, प्लांटेशन की लॉबी अभी चिल्लाने लगी है कि ये लेवी लगाना हमारे लिए नुकसान कर रहा है, और हमको कीमत कम मिल रही है मलेशिया के फार्मर के हिसाब से। अच्छा, तो मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम ये B40 पे ही रोक दें, और ये B50 के सपने भूल जाए। उनके भी भले की बात है, इकोनॉमिकली सेंसिबल बात है, और वो हमारे जैसे इंडिया जैसे कंज्यूमिंग कंट्रीज है, उनके लिए तो बहुत सेंसिबल बात है। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल पाम का प्रोडक्शन जैसे पहले बहुत बढ़ा करता था, हर साल 2-3-4 मिलियन, वैसे बढ़ना बंद हो गया है। आजकल उतना बढ़ता नहीं है, नए एरिया अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ नहीं रही है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि मलेशिया ये बायोडीजल इतने अग्रेसिव प्रोग्राम नहीं चले, तो ये देश पूरे वर्ल्ड के सर लिए। बजोरिया जी, चूंकि आप तो ग्लोबल प्लेयर से भी मिलते रहते हैं, आपको लगता है कि इतना इजी है जितना हम देख पा रहे हैं? कहीं इसके पीछे कुछ और वजह तो नहीं कि जो ये बयान या जो खबर आ रही है कि वो टाल देंगे, इसके पीछे कुछ और कहानी तो नहीं है इंडोनेशिया की? कुछ और प्लानिंग तो नहीं हो सकती है?
नहीं, कहानी कुछ नहीं है, प्योर इकोनॉमिक्स है। आखिर देश का बजट फुलफिल करना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। आप कितना बड़ा डेफिसिट बनाओगे आप, और कितना उसमें आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे। तो वो अभी उनको समझ में आ गई ये बात कि हम अग्रेसिव टॉक एक तरफ रही और हमारा बजट में हमको डेफिसिट मैनेज करना दूसरी तरफ है। उनको B40 के लिए अभी लेवी बढ़ानी पड़ रही है। B40 को ही मैनेज करने उनको डिफिकल्टी हो रही है, तो B50 की तो बात भूल ही जाइए। यदि क्रूड की कीमतें 55-60 डॉलर में रहेगी तो ये B40 के बियॉन्ड इंडोनेशिया को ये प्रोग्राम ले जाना बहुत इजी होने वाला नहीं है। मुझे लगता है 2027 में भी इनको डिफिकल्ट हो जाएगा। ये B40 पे ही बने रहे, और यदि क्रूड की कीमत 50 के नीचे चली जाएगी तो ये B40 को भी B35 बनना पड़ेगा। ये तो बड़ी बात आपने कही। अगर 50 के आसपास कच्चा तेल आ गया तो फिर B40 से भी नीचे आना पड़ेगा, और होने का कुछ भी हो सकता है। अब क्रूड ऑयल मार्केट को देखिए, सप्लाई का कोई कंसर्न है नहीं। अब अमेरिका जो वेनेजुएला के साथ कर रहा है, अगर उसमें कामयाबी हाथ लग जाए, वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कच्चे तेल का, और अगर अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर उस पोटेंशियल को ग्रैब कर ले तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल की सप्लाई और बढ़ जाएगी। तब तो हालात कुछ भी हो सकते हैं। खैर, वो तो क्रूड की डिबेट की बात है। लेकिन भावना जी, अब एक बात बताइए, आपकी इंडिया का भी अपना पाम ऑयल का मिशन है जिसको IBPA भी काफ़ी प्रमोट करता है अलग अलग मंचों से। अब अगर इंडिया का, तो अब अगर इंडोनेशिया से ही पाम तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, जैसा कि बजोरिया जी कह रहे हैं कि 5 लाख टन तो इंडिया में आ जाएगा जितना बचेगा B50 से, तो फिर क्या हमारा जो पाम ऑयल का मिशन है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा? हमारी पाम की खेती पर कोई इम्पैक्ट आएगा इससे? Okay, couple of things. First of all, just because हमारे इंडोनेशिया में CPO बचा है, is not being diverted to biofuel, doesn't mean it has to be refined. देखिए, we are forgetting, they also want to sell. So which is the biggest market? Who will buy? India is there, right? So I don't think it will be refined. It has to be refined. It will be competing with Malaysian CPO. Of course, iska palm oil always plays the anchoring role. So of course iska spillover will be on soft oils also, like soya, sun. They'll also face resistance to sharp rallies. तो मेरे हिसाब से ये सब फेवरेबल ही है। एंड नहीं, हमारा जो ऑयल पाम मिशन है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म मिशन। सो कोई सडन शॉक्स विल नॉट इम्पैक्ट लाइक दैट। ओके, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेजेस में कर रहे हैं ये पूरा ऑयल पाम मिशन। अ लिटिल बिट इन नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर स्टेट्स, थोड़ा साउथ में है, तो कोई ओवरनाइट इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। एंड talking about biodiesel, see, at some point, at some stage, it has to be capped. So we need to start thinking from that perspective also. Okay. So eventually, global biofuels, not only talking about Indonesia, will reach some stage. Okay. जहाँ पे कैपिंग होगा. Right. And बस यही सब है कि 1.2 target will be there for 2030, maybe a little bit later. So Right. I think more critical will be to watch the second half. Okay. We are talking about Indonesian and in this whole scenario, just in case कहीं पे थोड़ा भी production improvement होता है मलेशिया, इंडोनेशिया में, Okay. and some policy tweaks in India. So these are all important factors to watch out for बिल्कुल। second half of the year. Exactly. और ये सब देखना होगा। कुल मिलाकर आपके लिए खबर यही है जो इंडोनेशिया से आई है, वो ये कि हमारे आपके लिए आने वाले वक्त में खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं। इसकी खबर आई है विदेशी बाज़ार से, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, बजोरिया जी आपका, संदीप भान साहब आपका और भावना जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।